नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो हाल ही में पटना में महागठबंधन की एक बैठक हुई है जिससे यूपी की सियासत भी गरमाई हुई है। यूपी की सियासत के एक कद्दावर नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। ओपी राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू सर। ओपी राजभर जी, सबसे पहले तो मैं आपके हालिया जो आपने एक बयान दिया है मायावती जी को लेकर, आप उन पर इतना मेहरबान हैं, आप तो पीएम बनने की सिफारिश तक कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, वजह है कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी के साथ में 14 साल रहा जब मान्यवर कांशीराम जी थे। और मायावती जी का पहली बात की राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन है उनकी पार्टी का। बेशक सरकारें भले न हों लेकिन एक संगठन है। दूसरा, उनका जो शासन रहा है एक इतिहास बताता है जो यूपी में शासन किया। तीसरा कि आज भी यूपी में 1 करोड़ से भी पोलिंग वोट उनके पास अभी 22 का चुनाव ये बता रहा है। और चौथी चीज ये है कि दलित चेहरा में सबसे नंबर 1 चेहरा मायावती जी का है, क्योंकि सामान्य वर्ग प्रधानमंत्री बन गया और पिछड़ी जाति का बन गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मान्यवर कांशीराम जी चाहते थे कि दलित का भी चेहरा प्रधानमंत्री बने, तो उसमें सबसे फिट मायावती जी बैठती हैं। तो आपको लगता है उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जैसे एक बात आई सामने कि जो विपक्षी एकजुटता हुई, उस विपक्षी एकजुटता में मायावती जी को निमंत्रण नहीं दिया गया या गई नहीं, है जो भी बात हो गई। तो अब सभी लोग जब एक लक्ष्य है कि दिल्ली में सरकार बनाना, तो सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, तो फिर यूपी में ही दिल्ली का रास्ता तय कर ले लोग। और यूपी में गठबंधन को सफल करना है तो फिर मायावती जी को साथ लेना है। तो सभी विपक्ष के लोगों को मायावती जी से मिलना चाहिए, जैसे भी वो माने उनको मना करके अपने साथ रखना चाहिए। महागठबंधन में क्या आपको निमंत्रण मिलेगा तो आप शामिल होंगे? निमंत्रण मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे। शिमला में होने वाली है अगली बैठक। निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे शिमला। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी भी इस महागठबंधन में शामिल हैं, वो पटना वाली बैठक में भी शामिल थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और आपके बीच तो दूरियां नजर आती हैं, तो फिर कैसे ये संभव हो पाएगा? अच्छा, ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी दोनों में तो जमीन आसमान की दूरी थी। दोनों एकजुट हुए। यूपी में सपा और बसपा को कोई एकजुट मानने को तैयार नहीं था। और 19 में दोनों एकजुट हुए। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, लालू जी का नीतीश जी का गठबंधन। तो राजनीति में देखिए अब वो चीजें नहीं है, किसी नेता का किसी नेता से डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है, विचारों का झगड़ा है। कि सत्ता में रह करके ये नहीं कि ये कर दिए तो ताकि लोग उनके साथ रहते, तो इसमें कौन सी कटता की बात है? अच्छा। भाई आज जैसे नीतीश जी ने जातिवाद जनगणना की बात शुरू की, सत्ता में रह करके उन्होंने बजट भी दिया, काम भी शुरू किया। तो वही बात अगर अखिलेश जी सत्ता में रह करके जातिवाद जनगणना के लिए बजट ऐलान कर देते, काम शुरू कर देते, तो आज हम नहीं कहते। आज हम 20 साल से जातिवाद जनगणना को लेकर लड़ रहे हैं ना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को। अब सत्ता में थे तो हम तो कह सकते हैं कि आज बीजेपी नहीं लागू कर रही है, सपा ने लागू नहीं किया, तो हम वो बात कांग्रेस को नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो कांग्रेस के शासन के बाद सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार हुई। तो जो सत्ता में आया उसी को ना कहा जाएगा। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है सियासी गलियारों में कि ओपी राजभर जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और उनके साथ जा सकते हैं। इसको लेकर ओपी राजभर जी आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में कोई अछूत नहीं है, सब एक दूसरे के साथ चले हैं और चले हैं। तो और देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार न बनाई। ये इतिहास है। आपके
देश का हम देख रहे हैं, तो उसमें नेता आज क्या, जो सही बात आपको बता दूं कि अब विचारधारा नहीं रह गई है, अब अवसरवादिता रह गई है। जिसको जहां अवसर मिल रहा है कि सत्ता मिल जाए, वो वहां खड़ा हो जा रहा है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी भी ऐसा ही सोचती है? उसकी भी कोई विचारधारा नहीं रह गई है क्या? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि सभी पार्टियों के जो बाइलाज हैं, उस बाइलाज में अगर आप पहला पेज जो दफ्ती वाला उसको हटा देंगे ना, तो सबका एक समान है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी हो, और चाहे सुभाषपा हो। जो चुनाव आयोग के यहाँ लोग पंजीकृत कराने के लिए अपना अपना बाइलाज देते हैं, उस बाइलाज सबका एक है, कोई अलग नहीं है। बस खाली वो जो 2 पेज की दफ्ती है उसी पर नाम अलग है और कुछ नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश जी, आप तो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन अगर बुलाएगा तो हम वहां भी चले जाएंगे। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से भी अदावत नहीं है। तो लग रहा है जो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उसकी जो पकड़ और जो मजबूती होनी चाहिए वो ओपी राजभर के अंदर ही नहीं है, वो जिधर सत्ता जाएगी उधर ही चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए, आज सत्ता के लिए ही विपक्षी एकजुटता हो रही है ना, कि किसके लिए हो रही है? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना, केंद्र की सत्ता से हटाना इसलिए हो रही है, और आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, तो फिर बात कैसे बनेगी? ये तो फंस गया ना मामला। नहीं, देखिए, एक चीज आपको बता दें, अभी जैसे पटना की बैठक में बीमारी उभर के आई ना, आप ही लोगों के चैनल पे देखा जा रहा, सुना जा रहा है कि बीमारी उभर के आई। जब सभी लोग जुटे तो ये तय हुआ कि भाई हम सरकार बनाएंगे, तो हमारी बीमारी 370 कोई हटाने की है, तो किसी का कोई अध्यादेश वापस करने की बात आ रही है, तो कोई किसी का कुछ आ रहा है। तो वो लक्ष्य तो ये कहिए ना, सत्ता की सत्ता, सबका लक्ष्य ये कहिए सत्ता। अब सत्ता पाएंगे तो सत्ता में जो है वो तो हटेगा ही ना। अच्छा ओपी राजभर जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि एक है सीएम योगी आदित्यनाथ, जो मौजूदा मुख्यमंत्री, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दोनों में से आपके लिए सबसे ज्यादा मजबूत नेता कौन है? आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी क्या समझती है? और अगर आपको वाकई में दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो आप किसे चूज करेंगे आज की तारीख में? देखिए, अखिलेश जी और मायावती जी को अंधविश्वास था गाजियाबाद और नोएडा को लेके, और योगी जी ने इन दोनों लोग नेताओं के अंधविश्वास को तोड़ करके दोबारा सीएम बने और गाजियाबाद नोएडा जा करके। ये बात हमको, ये जो अंधविश्वास दोनों नेताओं का था नोएडा और गाजियाबाद की जनता के साथ, तो एक तो ये चीजें आ गई। दूसरी चीजें कि देखिए, आपको बता दें कि कोई नेता, कोई दल सत्ता पाता है तो वो प्रदेश की और देश की बेहतरी के लिए ही काम करता है। देश में कोई दल ऐसा नहीं है जो विनाश के लिए काम करता हो। सबका काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी लोग विकास के लिए ही काम करते हैं। अब आप तुलना की बात करते हैं, हम तो काम की बात करते हैं। अब जैसे अगर अखिलेश जी नहीं, आपके लिए सबसे बेस्ट कौन है? आप अगर 10 में से नंबर देने हो तो आप कितने नंबर देंगे, अखिलेश यादव जी को, योगी आदित्यनाथ जी को? दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि लोकसभा चुनाव में आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं, आप 8 से 10 सीटें चाहते हैं, तो जहां पे बात बनेगी उधर चले जाएंगे। देखिए, यही तो बात है कि हमारी किसी से कोई बात नहीं, और चर्चा हो गई कि 8 से 10 सीट मांग रहे हैं। नहीं वही, इसीलिए मैं न्यूज़ 24 के मंच से जो अफवाहें हैं, आप अफवाहें कह सकते हैं इसको, उनको क्लियर करिए। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, एक भारतीय जनता पार्टी का सर्वे की खबर विभिन्न चैनलों पे चली कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का असर 6 सीटों पर है। तो हमने जब अपना ध्यान 2022 के चुनाव पे लगाया तो देखा कि 2022 के चुनाव में तो हम 15 लोकसभा सीटों पर खुद चुनाव लड़े हैं, एक विधानसभा, किसी में 2 विधानसभा। हम जिसके साथ थे
हम एक लड़े तो 4 पे उसको वोट दिलाए, एक पर हमको वोट दिलाया, हम 2 लड़े तो 3 पर उनको दिलाए, वो 2 पर हमको दिलाए। इस तरह हम 15 लोकसभा सीटों पर जो हमको सीट मिली थी समझौते में, उसमें हमने लड़ा चुनाव। उसके बाद 17 लोकसभा सीटों में समझौते में हमको सीट नहीं मिली। हमारा जनाधार संगठन वहां है, हमने उस बात को, अब उस वोट को अपने सहयोगी दल को दिलाया। अब ये खबर जब चलने लगी, ये खबर किसी साथी ने, हमने कहा कि भाई आपके चैनल पे खबर गलत चल रही है, आप देखो ये रिजल्ट है, चुनाव आयोग की मुहर है कि हम 15 लोकसभा सीटों पर हम कहीं 80,000, 90,000, 1.5 लाख, 2.25 लाख तक वोट पाए हैं। तो ये खबर आप 6 सीट की कहाँ से चला रहे हैं? तो जब ये खबर चलने लगी धीरे धीरे सभी चैनलों पर, तो वहीं से तर्क वितर्क होने लगा कि भाई ये तो 32 लोकसभा सीट पर आ गया, कोई 28 का प्रचार कर रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है। तो वहीं से ये हलचल पैदा हुई कि ओम प्रकाश राजभर 8 सीट मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, जबकि हमारा बीजेपी के किसी नेता से इस संबंध में कोई बात नहीं, ना मायावती जी से, ना अखिलेश जी से, या किसी नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बातचीत हमारी नहीं है, और अभी तक किसी से कोई बात नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय लोक दल से ज्यादा महत्वपूर्ण सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है आज की तारीख में। जब आप ये कहते हैं तो दरअसल क्या कह रहे होते हैं? अखिलेश यादव जी को इशारा कर रहे होते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं और आपको भी उनके साथ होना चाहिए? नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है कि जहां जयंत चौधरी जी का एक बड़ा जनाधार है, वहां समाजवादी पार्टी कमजोर है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। जहां समाजवादी पार्टी है वहां राष्ट्रीय लोकदल कमजोर है। तो अपनी अपनी कमजोरी, जैसे हम भारतीय समाज पार्टी, हम जिधर हैं उधर राष्ट्रीय लोकदल नहीं है। तो ये अलग अलग जो हम लोग जगह जगह अपना काम करते हैं, अगर सब लोग एक जगह मिल जाते हैं तो एकजुटता जब हो जाती है, तो जहां हम कमजोर हैं, अखिलेश जी हो जाए, चाहे मायावती जी हो जाए, जयंत जी हो जाए, कांग्रेस हो जाए, जदयू हो जाए, सारे लोग मिल करके अगर इकट्ठा होते हैं तो सबका जनाधार एक समान हो जाता है चारों तरफ। जो कम है वो पूरा हो जाता है, जहाँ थोड़ा बहुत बाकी है वो और पूरा बड़ा हो जाता है। तो ये चीजें हो जाती हैं। और पूर्वांचल में देखिए, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गाजीपुर गए जनसभा को संबोधित करने, अयोध्या में जब भगवान राम के मूर्ति का या मंदिर का शिलान्यास करने आए, तब दोनों जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक सुहेलदेव के विचारों का भारत नहीं होगा, उनकी सोच का भारत नहीं होगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो कहीं न कहीं महाराजा सुहेलदेव की विचारधारा को लेकर के जो ओम प्रकाश राजभर काम कर रहा है, तो एक अच्छा संदेश रहा कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो काम कर रहा है एक अच्छी उसकी पहल है और काम अच्छा कर रहा है। अच्छा, आप जब कहते हैं कि मायावती जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, गठबंधन को जो महागठबंधन बन रहा है उसको उनको साथ में लेना चाहिए, तो क्या ओपी राजभर जी ये भी इशारा कर रहे होते हैं कि एक नया सियासी गणित बनने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जहां पर ओपी राजभर जी और मायावती जी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, राजनीति में संभावनाएं बहुत हैं। अब जो 2 बातें आपने, जो विपक्षी एकता की बात की और बीजेपी की बात की, अगर दोनों जगह बात नहीं बनती है तो और दूसरा भी गठबंधन बनेगा। अभी तो मोर्चा तीसरा बना रहा है, जो विपक्षी एकता है वो तीसरा बन रहा है, तो हम लोग दूसरा बना देंगे। जब बात नहीं बनेगी तो लास्ट में आकर के तो यही ना होगा हम लोगों का। यानी कि आपके पास बहुतेरे ऑप्शंस हैं, बहुत से विकल्प हैं, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। अभी सिर्फ विचार विमर्श चल रहा है कि कहां पर ज्यादा बेनिफिट होगा, कहां पर जो है आप कंफर्टेबल फील करेंगे। नहीं, देखिए सवाल वो ज्यादा बेनिफिट का नहीं है। सवाल जो हमारा होता है, देखिए हम शुरू से कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में जातिवार जनगणना, जब तेलंगाना में गरीबों को फ्री शिक्षा दी जा रही है, एक समान शिक्षा दी जा रही है, तो फिर देश में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? गरीबों का इलाज फ्री क्यों नहीं? 2 स्टेट में 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों दी जा रही है, फिर वो देश में क्यों नहीं? आज महिलाओं की आधी आबादी है, तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित क्यों नहीं हो जाती हैं? नौकरियों में जब आधी आबादी है तो आधी सीटें उनकी आरक्षित हो जाएं, शिक्षक संस्थाओं में उनको आधी सीटें आरक्षित हो जाएं।
आज सभी पार्टियां, सभी दल के नेता ये कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला के सुरक्षा की बात करते हैं, तो आप उनके अधिकार पर हनन क्यों करते हो भाई? आप जब संविधान आधी आबादी की बात करता है, आधी हिस्सेदारी की बात होती है, आधी कहते हो, सभी दल के लोग कहते हैं, तो फिर उनको लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें हो जाए तो कानून बना लेंगे। हमारी बहन बेटियां जब आधी सीटें नौकरियों के लिए आरक्षित हो जाए तो वो खुद दरोगा बन के, सिपाही बन के, एसपी बन के, सीओ बन के, एसपीआरए बन करके, आईजी डीआईजी बन करके जब अपने फोर्स के साथ निकलेंगी तो ये उनके ऊपर अपराध करने वाला खुद घर में घुस जाएगा, अपराध करना बंद कर देगा। तो ये बात लागू कराने के लिए हम बराबर इस बात को लेकर, चाहे सदन में, विधानसभा में बोलता हूँ तब भी यही बात कहता हूँ, सदन के बाहर बोलता हूँ तब भी यही कहता हूँ, आप लोगों के चैनल पे बोलता हूँ तब भी यही बात कहता हूँ। हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, हमको कोई फीका पट्टा नौकरी कम नहीं चाहिए। हम जहाँ हैं, आपने देखा कि मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए जब मैं फेल हो गया तो मैंने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित के हक के लिए जो बात नहीं बनी तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अगर मैं सत्ता का लोलुप होता, सत्ता के पीछे मैं भागता तो मैं मंत्री पद नहीं छोड़ता, मैं वहीं लगा रहता है और कहता कि नहीं भाई चलो ठीक है आगे देखा जाएगा। लेकिन मेरी नीयत वो नहीं, मेरी नीयत है कि जो समाज में अशिक्षा है वो अशिक्षा दूर हो, समाज में बेरोजगारी जो है वो बेरोजगारी कम हो, जो महंगाई है महंगाई कम हो। हमारी लड़ाई जो है समाज को लेकर के है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि हमको मिल जाए तो हम बस चल दे इधर से उधर। इन सब चीजों में भाई हम ठीक है, हमारी इतनी समस्याएं हैं, अगर किसी दल, हम 20 लोग जुट रहे हैं, 5 लोग जुट रहे हैं, 10 लोग जुट रहे हैं, तो सबकी अलग अलग समस्या, तो कुछ समस्या तो हमारी भी ठीक हो ना। ठीक है, जो समाज की समस्या है, जो हमारी समस्या मतलब समाज की समस्या, ठीक है, तो समाज की समस्या हल हो उसके लिए हम परेशान हैं। जी, ओपी राजभर जी, आप कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए ना, इस देश में राहुल की बात आपने किया, कोई खराब नहीं है। जनता जिसको पावर दे दे वो सबसे अच्छा हो जाता है। हम तो यही देखे हैं कि जब मान्यवर कांशीराम जी के साथ ओम प्रकाश राजभर हम लोग शुरुआती दौर में काम शुरू किए, तो जो जो भाषा हम लोगों के साथ बोली जाती थी, जो बात कही जाती थी समाज में, लेकिन जब वही उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर मुख्यमंत्री मायावती जी को कांशीराम जी ने बना दिया, बैठा दिया, चाहे किसी कारण बैठा दिया, कैसे भी जोड़ तोड़ करके, तो वही जनता जो कल ओम प्रकाश राजभर और कांशीराम जी को गाली देती थी, मायावती जी को गाली देने वाले लोग, आज वही लोग कहते हैं कि इतना बड़ा शासन अच्छा, कोई माइक लाल नहीं चला सकता, अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, उनकी राज में वही लोग कहने लगे जो कल तक हम लोगों का विरोध करते थे, गाली देते थे। तो ये चीजें कोई बुरा नहीं है। जब सत्ता पाने के बाद देखिए संविधान से देश चलता है, तो जब कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो संविधान के दायरे में ही काम करेगा, देश के विकास के विषय में सोचेगा और आगे बढ़ाने के लिए देश में रोजगार कैसे पैदा हो, देश खुशहाल कैसे रहे, देश की जनता खुशहाल कैसे रहे, इसी पर हर आदमी काम करता है। ओपी राजभर जी, 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? मायावती जी को आपने उनका नाम लिया, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो किसको देखना चाहते हैं? देखिए, देश की कुर्सी पर तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है ये हैं। अभी तो इधर गोल बन रही है, बारात सज रही है, बारात सज जाए तब फिर बताएं। और जैसा कि अभी तक का जो रिजल्ट है, अभी तक कोई विकल्प सामने नहीं है। अच्छा, तो आपको लग रहा है महागठबंधन की तरफ से वो ताकत अभी उभर नहीं पाई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए? देखिए, अभी भाई वो लोग जो अपना एक रणनीति बना करके फाइनल गेम आकर के जनता के बीच में आने पहले ना, अभी तो वो नेता लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। अब ये नेता लोग जनता के बीच में चले, अपनी बात कहें कि भाई हम लोग इस नाते इकट्ठा हुए हैं, जनता का क्या स्नेह प्यार मिल रहा है, तब न कहा जा सकता है कि खाली ओम प्रकाश राजभर खड़े हो गए और तो पता लगा कि सब लोग साथ हो गए। लेकिन हम क्यों साथ खड़े हैं, तो उस बात को तो भी हम अपने वोटर को बताएंगे। जब वोटर को बताएंगे, जब वोटर कन्विंस होगा तब ना साथ में आएगा।
चलिए ओपी राजभर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए, क्योंकि आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।